उत्तराखंड, जिसे पूरी दुनिया देवभूमि के नाम से जानती है, एक ऐसा राज्य जहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, जहाँ के पहाड़ों में लोग शांति, सुकून और सुरक्षा की तलाश में आते हैं। लेकिन अगस्त 2024 में एक काली रात ने इस पूरे राज्य के माथे पर एक कलंक लगा दिया, जिसने हर नागरिक की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। जरा सोचिए, एक 16 साल की नाबालिग बच्ची जो अपने घर से भटक कर एक सरकारी बस स्टैंड में बैठती है। वह यह सोचकर बैठती है कि सरकारी कर्मचारी जो खाकी या नीली वर्दी में हैं, वे उसे सुरक्षित उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन वही सरकारी बस उस मासूम के लिए ना कभी भूल पाने वाला नरक बन जाती है। देहरादून का इंटरस्टेट बस टर्मिनल यानी ISBT, जहां हर दिन हजारों मुसाफिर अपने मंजिलों के लिए आते जाते हैं। इसी बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म नंबर 12 के पास खड़ी उत्तराखंड रोडवेज की एक सरकारी बस के अंदर जो हुआ, उसने देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले राज्यों में से एक उत्तराखंड की कानून और व्यवस्था को धज्जियां उड़ाकर रख दी। बस के ड्राइवर, कंडक्टर और परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर एक लाचार, बेबस बच्ची को अपना हौस का शिकार बनाया। यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे समाज, हमारी सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी महकमों के खोखले दावों का एक ऐसा आईना है जिसे देखकर हर किसी का सिर शर्म से झुक जाए। आज के इस विशेष और बेहद विस्तृत वीडियो में हम पूरे मामले की परत दर परत खोलेंगे। हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शुरू हुआ यह सफर देहरादून के इस खौफनाक मोड़ तक कैसे पहुंचा, पुलिस ने इस पूरे केस की तहकीक कैसे की, CCTV फुटेज में क्या भयानक सच सामने आया और वे 5 चेहरे कौन हैं जिन्होंने इंसानियत की पूरी तरह बेच दिया। इस केस की पूरी क्रिमिनोलॉजी और इसके पीछे की कानूनी लड़ाई को समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बहुत ध्यान से देखिए। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत देहरादून से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से होती है। प्रीता महज 16 साल की एक नाबालिग लड़की है। कुछ पारिवारिक कारणों, घरेलू अनबन या मानसिक तनाव की वजह से वह अपने मुरादाबाद स्थित घर से बिना किसी को बताए निकल गई थी। वह किसी तरह पंजाब जाना चाहती थी ताकि वो वहाँ काम ढूंढ सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन एक कम उम्र की बच्ची जिसे दुनिया का चाल चलन समझ में नहीं थी, वो रास्ता भटकते हुए दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT पहुंच जाती है। दिल्ली का कश्मीरी गेट बस अड्डा, जहाँ 24 घंटे हजारों लोगों की भारी भीड़ होती है। वहाँ वह बच्ची पूरी तरह अकेली, डरी हुई और सहमी हुई थी। रात का समय हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि पंजाब जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी है या कहाँ जाना है। इसी दौरान उसकी नज़र उत्तराखंड रोडवेज की एक बस पर पड़ती है, जिसका कंडक्टर था देवेंद्र। देवेंद्र ने देखा कि एक कम उम्र की लड़की अकेले घूम रही है और काफी परेशान है। मदद करने के बहाने उसने बच्ची के पास जाकर बात करना शुरू किया। जब बच्ची ने भोलेपन से बताया कि उसे पंजाब जाना है, तो देवेंद्र के साथ ही दिमाग में एक घिनौनी साजिश ने जन्म ले लिया। उसने बच्ची से एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उसने कहा कि तुम इस बस में बैठ जाओ, यह बस अभी देहरादून जा रही है। देहरादून पहुंचने के बाद मैं खुद तुम्हें पंजाब जाने वाली दूसरी सरकारी बस में बिठा दूंगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकारी बस का बोर्ड और उस पर बैठे सरकारी कर्मचारियों को देखकर उस मासूम बच्ची ने उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। उसे क्या पता था कि वह जिसे अपनी सुरक्षा की चाबी समझ रही है, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा दोषरद बनने जा रहा है। 12 अगस्त 2024 की रात दिल्ली से चलकर यह सरकारी बस देहरादून के ISBT स्टैंड पर पहुंचती है। वक्त था करीब रात के 12:30 से 1 बजे के बीच का। सफर खत्म हो चुका था। बस में सवार बाकी सभी यात्री जो दिल्ली से बैठे थे, वे एक एक करके अपनी अपनी मंजिल के लिए उतर गए। बस पूरी तरह खाली हो चुकी थी, सिवाय 16 साल की मासूम के। नियम के मुताबिक बस खाली होने के बाद उसे डिपो या यार्ड में सुरक्षित किया जाना था।
और बच्ची को बस स्टैंड के प्रतीक्षालय में भेजना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही सारे यात्री उतरे, कंडक्टर देवेंद्र और बस ड्राइवर धर्मेंद्र ने बस को स्टैंड के एक सुनसान और अंधेरे कोने में लगा दिया। उसके बाद उन्होंने बस के सारे शीशे चढ़ा दिए और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। सुनसान बड़े बस स्टैंड के उस अंधेरे कोने में खड़ी उस बस के अंदर इन दोनों ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी, उसका मुंह दबाया और उसके साथ जबरदस्ती की। बच्ची चीखती रही, रोती रही, हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन उसकी मासूम आवाज बस की बंद खिड़कियों और उस सन्नाटे को चीर कर बाहर नहीं जा सकी। लेकिन अफवानियत का दौर यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो ये दिखाता है कि उस रात उस परिसर में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ दरिंदे घूम रहे थे। पास में ही खड़ी एक दूसरी रोडवेज बसों के दो ड्राइवर रवि कुमार और राजपाल को जब इस बात की भनक लगी कि इस बस के अंदर एक अकेली लड़की है और अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो वो उसे बचाने के लिए नहीं दौड़े। उनकी भी इंसानियत मर चुकी थी। वो दोनों भी उस बस के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने भी उस बेबस नाबालिग के साथ दरिंदगी की। एक सरकारी परिसर के अंदर जहां सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां 4 लोग मिलकर एक बच्ची की असमत लूट रहे थे। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाला, चौंकाने वाला और शर्मनाक मोड़ तब आता है जब इस जुर्म में परिवहन विभाग का एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हो जाता है। वारदात के बीच में ही कंडक्टर देवेंद्र बस स्टैंड के भीतर बने मुख्य कैश काउंटर के अंदर दिन भर की टिकटों की कमाई और सरकारी पैसे जमा करने जाता है। वहां नाइट ड्यूटी पर तैनात था उत्तराखंड का रोडवेज का कैशियर राजेश कुमार सोनकर। देवेंद्र ने राजेश सोनकर को बातों बातों में हंसते हुए बताया कि बस के अंदर एक लड़की है और उन लोगों ने उसके साथ क्या किया। अब आप खुद सोचिए, एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी, एक अधिकारी होने के नाते राजेश सोनकर का पहला फर्ज क्या था। उसका फर्ज था कि वो तुरंत पुलिस को फोन करता, ISBT सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाकर बुलाता, उस बच्ची की जान बचाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। राजेश सोनकर ने अपनी सरकारी कुर्सी छोड़ी, काउंटर का शटर गिराया और खुद उस बस की तरफ चल पड़ा। उसने भी उस बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का हिस्सा लिया। यानी जो विभाग जनता की सेवा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बसें चलाने का दावा करता है, उसी विभाग के ड्राइवर, कंडक्टर और कैशियर मिलकर एक गैंग की तरह काम कर रहे थे। यह सिर्फ एक रेप केस नहीं था, यह हमारे पूरे सरकारी सिस्टम के भरोसे का सामूहिक बलात्कार था। इस घटना ने साबित कर दिया कि वर्दी या सरकारी नौकरी किसी के चरित्र की गारंटी नहीं होती। वारदात को अंजाम देने के बाद उन 5 दरिंदों ने बच्ची को बदहवास और इसी हालत में बस से बाहर निकाल दिया। 12 अगस्त की देर रात या अगली सुबह की शुरुआत में वह बच्ची ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक लोहे की बेंच पर अकेली बैठी सुबह रही थी। वह पूरी तरह सहमी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सदमे में थी। बहुत सुबह के समय वहां से गुजर रहे एक सुरक्षा गार्ड की नजर उस पर पड़ी तो उसने भाप लिया, इस बच्ची के साथ कुछ बहुत भयानक घटा है। तुरंत उसकी सूचना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC को दी गई। CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची की सुरक्षात्मक कस्टडी में लिया। बच्ची मानसिक रूप से इस कदर टूट चुकी थी कि वो शुरू में पुलिस या काउंसलर्स कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। वो इतने डरी हुई थी कि बार बार अपने बयान बदल रही थी। कभी कहती वो ट्रेन से आई है, कभी कहती कि वो मुरादाबाद से पैदल आई है। पुलिस और CWC ने जल्दबाजी नहीं की। उसे पहले सरकारी बाल निकेतन भेजा गया, जहां महिला डॉक्टर और डॉक्टरों की टीम ने उसकी मेडिकल जांच की और काउंसलर्स ने कई दिनों तक उसका हौसला बढ़ाया। जब बच्ची का डर थोड़ा कम हुआ और उसे लगा कि अब वह सुरक्षित हाथों में है,
तब उसने रोते रोते अपने साथ हुई उस काली रात की पूरी दास्तां बताया। जैसे ही यह बात सामने आई, उत्तराखंड शासन से लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। CWC की सदस्य प्रतिभा जोशी ने तुरंत शनिवार को देहरादून के पटेल नगर कोतवाली में स्थित मुकदमा दर्ज कराया। देहरादून के तत्कालीन SSSP अजय सिंह ने मामले की कमान खुद संभाली। पुलिस की कई स्पेशल टीमें गठित की गई। ISBT पिछले 48 घंटों के CCTV फुटेज खंगाले गए। बसों के इन आउट रजिस्टर चेक किए गए और आखिरकार पुलिस ने उस काली रात के गुनहगार बस को ढूंढ निकाला और 5 आरोपियों को उनके ठिकानों से दबोच लिया। पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। उनके नाम और उनकी करतूतें समाज के सामने हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। ये नाम बस का ड्राइवर देवेंद्र कुमार, कंडक्टर देवेंद्र और अन्य 2 ड्राइवर राजपाल और रवि कुमार और रोडवेज का कैशियर राजेश कुमार सोनकर। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सख्त धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। चूंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए इन आरोपियों को कानूनन जमानत मिलना असंभव है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने बस के अंदर सभी वैज्ञानिक सबूत, उंगलियों के निशान और DNA सैंपल कलेक्ट कर लिए, जो कोर्ट में इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सबसे बड़े हथियार बनेंगे। इस घटना के बाद पूरे उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों में भारी जन आक्रोश देखा गया। लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, प्रदर्शन किए और मांग की कि इस मामले की सुनवाई किसी आम कोर्ट में नहीं बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, ताकि 6 महीने के भीतर इन दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। देवभूमि की जनता का साफ कहना है कि ऐसे राक्षसों के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है हमारे सिस्टम के लिए। हमें अपने कानूनों को और सख्त करना होगा और सार्वजनिक स्थलों को महिलाओं के लिए इतना सुरक्षित बनाना होगा कि कोई अपराधी ऐसा सोचने से भी कांप उठे। इस खौफनाक मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए और कड़े नियम होने चाहिए? दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश और समाज की हर कड़वी सच्चाई वो उजागर करने वाली इन खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके जागरूक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुरक्षित रहिए, अपने आसपास नज़र रखिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत। दिसंबर 2012 को वो दिल्ली का निर्भय कांड को आप याद ही होगा, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त भी एक चलती बस के अंदर दरिंदगी हुई थी और तब पूरे देश के कड़े कानून बनाने की मांग उठी थी। उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, पॉस्को एक्ट को और मजबूत किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। लेकिन आज 12-14 साल बीत जाने के बाद भी क्या बदला? देहरादून का यह केस हमें हूबहू उसी निर्भया कांड की याद दिलाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ एक प्राइवेट बस थी और यहाँ जनता के टैक्स के पैसे चलने वाले सरकारी बस। यह घटना उत्तराखंड परिवहन विभाग पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। पहला सवाल, रात के समय सरकारी बस अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली क्यों होती है कि एक सरकारी बस के अंदर घंटों तक गैंगरेप होता है और किसी को भनक तक नहीं लगती है? दूसरा सवाल, क्या रोडवेज कर्मचारियों की भर्ती के समय उनके चरित्र का सत्यापन ठीक से नहीं किया जाता? तीसरा सवाल, ISBT जैसे बड़े टर्मिनल पर लगे CCTV कैमरे सिर्फ शोपीस बनकर क्यों रह गए? उनकी लाइव मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती? इन सवालों के जवाब सरकार और प्रशासन को देने ही होंगे, क्योंकि यह किसी एक बच्चे का मामला नहीं बल्कि हर उस कामगारी महिला और छात्र की सुरक्षा का सवाल है जो रात बिरात में इन बसों में सफर करती है।